हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब आज हम अपने सामाजिक विज्ञान में जो है, इससे पहले हमने पहले वाली वीडियो में शिक्षण विधि का अर्थ, अवधारणा, परिभाषा के बारे में चर्चा की थी। आज हम देखेंगे कि हमारी जो ये शिक्षण विद्या है, इनको कितने प्रकार में, कितने भागों में बांटा है तथा कौन कौन सी शिक्षण विद्या है। अब जो है, शिक्षण विधि को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। एक तो परंपरागत विद्या, जो प्राचीन काल से चली आ रही है। दूसरी है आधुनिक विद्या। अब परंपरागत विधियों के अंतर्गत जैसे व्याख्यान विधि, पाठ्य पुस्तक, और कहानी कथन विधि। ये जो है हमारी परंपरागत विद्या है, जो कि प्राचीन काल से चली आ रही है। अब आती है आधुनिक विधि। आधुनिक विधियों के अंतर्गत निरीक्षण, स्रोत विधि, परियोजना विधि, वाद विवाद, समाजीकृत अध्ययन विधि, प्रयोगशाला विधि, निरीक्षक अध्ययन विधि, आगमन निगमन विधि। इस प्रकार से जो विद्या है, यह आधुनिक विधियों के अंतर्गत आती है। जैसे समस्या समाधान विधि है, संश्लेषण विश्लेषण विधि है। ये जो सारी विद्या है, इन विधियों को आधुनिक विधियों के अंतर्गत लिया गया है। अब आज जो हम शिक्षण विधि के अंतर्गत जो विधि पढ़ेंगे, वह है हमारी जो परंपरागत विधि है, वह है व्याख्यान विधि। आज हम व्याख्यान विधि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। व्याख्यान विधि। अब जो ये व्याख्यान विधि है, इस विधि को कथन पद्धति इस विधि को कथन पद्धति के नाम से जाना जाता है। व्याख्यान अर्थात व्याख्यान का तात्पर्य है पाठ को मौखिक अभिव्यक्त करने या भाषण देने के रूप में पढ़ाने से है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, व्याख्यान विधि। इसको कथन पद्धति तथा हम जब व्याख्यान विधि के माध्यम से विद्यार्थियों को शिक्षण कार्य करवाते हैं, तो उस समय हम अपने शिक्षण कार्यों को मौखिक अभिव्यक्त करते हैं तथा भाषण के रूप में विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। तो इसलिए इसे व्याख्यान विधि कहा जाता है। और हमारी जो ये व्याख्यान विधि है, ये तीन बातों पर निर्भर करती है इसकी सफलता। पहले है विषय वस्तु का चयन, उसके बाद है विषय वस्तु पर शिक्षक का अधिकार, और तीसरा है चयनित विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का ढंग। जब हम विद्यार्थी के समक्ष अपनी विषय वस्तु प्रस्तुत करने जाते हैं, तो हमारी ये जो व्याख्यान विधि है, इन तीन बातों पर निर्भर करती है कि हम कौन सी विषय वस्तु का चयन कर रहे हैं, किस प्रकार की है, और उस विषय वस्तु पर शिक्षक का अधिकार है या नहीं है, और जो चयनित विषय वस्तु है, जिस विषय वस्तु का चयन किया है, उसको प्रस्तुत करने का हमारा ढंग कैसा है। तो इस प्रकार से हमारी जो ये व्याख्यान विधि है, इस पर निर्भर करती है। अब है इसकी परिभाषा, जो कि रिस्क के अनुसार अब रिस्क ने व्याख्यान विधि के लिए ये कहा है, व्याख्यान विधि के लिए ये कहा गया है कि व्याख्यान उन तथ्यों, सिद्धांतों अथवा अन्य संबंधों का स्पष्टीकरण है जिनको शिक्षक चाहता है कि उसको सुनने वाले उसे समझे। यानी व्याख्यान उन तथ्यों, उन सिद्धांतों अथवा उन संबंधों का
स्पष्टीकरण है जिनको शिक्षक विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करता है और वह यह चाहता है कि उनको वह समझे। उसके बाद आता बाइनिंग एवं बाइनिंग के अनुसार, बाइनिंग एवं बाइनिंग, बाइनिंग एवं बाइनिंग के अनुसार। अब बाइनिंग एवं बाइनिंग ने यह कहा कि यह एक व्यावहारिक विधि है जो कि बड़ी मात्रा में कक्षाओं में प्रयोग की जाती है और उसको वर्तमान समय में विस्तृत रूप से प्रयोग में लाने का निसंदेह मुख्य कारण यही है कि विद्यार्थी उस चीज को समझे। परिभाषा के आधार पर कम समय में अधिक ज्ञान प्रदान करना इसकी मुख्य विशेषता है। यानी इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि व्याख्यान विधि द्वारा हम विद्यार्थियों को कम समय में हमारी अधिक से अधिक बात कह सकते हैं। अब जब व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जाता है तो प्रयोग करते समय इस व्याख्यान विधि का प्रयोग कब किया जाए, यानी जब हम व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं तो उस समय जैसे विद्यार्थियों को प्रेरणा प्रदान करने के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग होना चाहिए। प्रेरणा प्रदान, शिक्षा देने के लिए। फिर है विषय वस्तु के संक्षिप्तीकरण हेतु, यानी बड़ी विषय वस्तु है, लंबी चौड़ी है, तो उसको हम संक्षिप्त करके छोटे रूप में विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। फिर व्याख्या अथवा स्पष्ट करने के लिए, उस किसी भी बात की व्याख्या और हमारी बात को स्पष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर आते हैं समय की बचत हेतु व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जाता है। फिर है हमारी विषय वस्तु के अतिरिक्त यदि हमें और कोई विषय वस्तु को समझाना है तो हम विद्यार्थी को इसके अतिरिक्त भी ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। फिर है व्याख्यान विधि गृह कार्य देने हेतु भी उपयोगी है। अब आते हैं इसके गुण। अब आते हैं इसके गुण। अब इसके गुणों के अंतर्गत जैसे व्याख्यान विधि जो है यह विद्यार्थियों में तर्क शक्ति का विकास करती है। फिर है यह व्यक्तिगत शिक्षण पर आधारित है व्याख्यान विधि। फिर तीसरा है यदि इसे शिक्षण कार्य करवाया जाए तो समय तथा परिश्रम दोनों की बचत होती है, क्योंकि जो अपने विषय वस्तु जो कि विस्तृत होती है उसको हम छोटा करके इसके द्वारा पढ़ा सकते हैं, जिससे कि हमारे समय की भी बचत होती है। फिर है विद्यार्थियों के उच्चारण संबंधी दोष है, उन उच्चारण संबंधी दोषों को इसके माध्यम से दूर किया जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि विद्यार्थियों को बोलने में कठिनाई आती है और उन्हीं कठिनाइयों को व्याख्यान विधि द्वारा हम दूर कर सकते हैं। फिर है इससे विषय वस्तु को अधिकतम रूप से हम स्पष्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है व्याख्यान की विषय वस्तु को शिक्षण अपनी व्याख्या, अपने हाव भाव, अपने एक जो शिक्षक होता है अपने हाव भाव, अपनी व्याख्या तथा आचरण द्वारा इसको स्पष्ट कर सकता है। फिर बात आती है कि इसके द्वारा जो है कठिन एवं जटिल तथ्यों को, जो कठिन और जटिल होते हैं, जो विद्यार्थियों को समझ में नहीं आते हैं, उन कठिन तथा जटिल तथ्यों को हम इसके माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं विद्यार्थियों के सामने। फिर जो है व्याख्यान विधि के माध्यम से जो है शिक्षक जगत तथा जो शिक्षार्थी होती है, शिक्षक तथा शिक्षार्थी दोनों सक्रिय रहते हैं तथा प्रश्नोत्तर के द्वारा आपस में प्रश्नोत्तर किया जाता है और इसके द्वारा जो शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों सक्रिय रहते हैं। तो इस प्रकार से व्याख्यान विधि के गुण है। अब आते हैं इसके दोष। अब दोष के अंतर्गत इसका ज्ञान स्थायी न होकर अस्थायी होता है। क्यों स्थायी न होकर अस्थायी? इसलिए होता है कि विद्यार्थी जो है एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं, इसलिए इसका ज्ञान स्थायी न होकर अस्थायी कहा है।
इससे जो है शिक्षण नीरस बन जाता है, नीरस शिक्षण, क्योंकि इसमें केवल शिक्षक सक्रिय रहता है, विद्यार्थी नहीं रहते, विद्यार्थी केवल सुनने का कार्य करते हैं। फिर है इसमें विद्यार्थियों को मौखिक चिंतन के अवसर नहीं मिलते हैं। उसके बाद है इसमें जो है स्वाध्याय की आदत का विकास नहीं होता है, विद्यार्थी इस विधि के माध्यम से खुद ब खुद नहीं पढ़ते हैं। फिर इसके द्वारा दिया गया ज्ञान छात्रों के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन नहीं लाता है, बल्कि इसके द्वारा दिया गया ज्ञान जब विद्यार्थी कक्षा में सुनते उसी समय तक रहता है, उसके बाद वह भूल जाते हैं। फिर जो है व्याख्यान विधि जो है, जैसे मंद बुद्धि वाले बालक जो होते हैं उनके लिए यह विधि उपयुक्त नहीं मानी गई है। इस प्रकार से व्याख्यान विधि के गुण और दोष सामने आते हैं। अब है आज का आपका गृह कार्य। व्याख्यान विधि का अर्थ बताते हुए इसके गुण तथा दोष बताइए। धन्यवाद।